हेलो एवरीवन, दीप क्लासेज की ऑनलाइन पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, हमारी जो विश्व भूगोल की जो सीरीज चल रही है उसमें हमने पिछली क्लासों में पवनों से संबंधित पवनों की उत्पत्ति, उनको प्रभावित करने वाले कारक एवं प्रकारों के बारे में विस्तार से चर्चा की। आज हम विश्व भूगोल की इसी सीरीज में जो नया टॉपिक लेकर आए हैं वो है महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति। देखिए मित्रों, किस प्रकार से महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति हुई है और किन सिद्धांतों के द्वारा वर्तमान में से महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति से संबंधित प्रमाणों को सर्वमान्य माना जाता है, उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले वर्तमान में स्थल और जल दोनों का ही क्या है, पृथ्वी पर असमान वितरण पाया जाता है। पृथ्वी के लगभग 70.8% भाग पर जल विद्यमान है और 29.2% भाग पर स्थल भाग विद्यमान है। ठीक है मित्रों, जिसमें उत्तरी गोलार्ध में आपने अक्षांश और देशांतर पढ़ा था, उसमें गोलार्धों की बात की गई है, अर्थात जो पृथ्वी की आकृति कैसी मानी गई है, गोल लद्वक्ष गोलाभ के रूप में। तो जो उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध में स्थल की प्रधानता पाई जाती है। उत्तरी गोलार्ध में स्थल की प्रधानता पाई जाती है। ठीक है मित्रों, जबकि दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो वहाँ पर क्या है, जल की प्रधानता पाई जाती है। अर्थात उत्तरी गोलार्ध का लगभग 75% भाग विषुवत रेखा के क्या है, उत्तर में। ठीक है, विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है। इस कारण से वहाँ पर स्थल भाग अधिक एवं जलीय भाग कम पाया जाता है। और आपने विश्व का मैप देखा होगा कि विषुवत रेखा के उत्तर में अर्थात उत्तरी गोलार्ध में ही संपूर्ण महाद्वीप लगभग विद्यमान है। सबसे कम स्थल भाग दक्षिणी गोलार्ध में पाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से उत्तरी गोलार्ध, स्थलीय गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध में अधिकांश जल की मात्रा एवं स्थल भाग कम पाए जाने के कारण वह जल की प्रधानता युक्त या जलीय गोलार्ध के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ये महाद्वीपीय भाग लगभग त्रिभुज के आकार में फैले हुए होते हैं। इसके उत्तर में आर्कटिक सागर के सहारे तथा शीर्ष दक्षिण की ओर है। ठीक है, इसका उत्तरी भाग आर्कटिक सागर के सहारे एवं दक्षिणी भाग शीर्ष दक्षिण की ओर है। और अगर मोटे तौर पर महासागरों की बात करें तो महासागरों भी क्या है, त्रिभुजाकार पाए जाते हैं। इनका स्थल भाग के विपरीत महासागरों का आधार दक्षिण में तथा शीर्ष उत्तर में पाया जाता है, जबकि महाद्वीपों का आधार उत्तर में और शीर्ष दक्षिण में पाया जाता है। ठीक है, तथा उत्तरी ध्रुव के चतुर्दिक जल भाग का विस्तार है। किसमें? उत्तरी ध्रुव के चारों दिशाओं में जल भाग का सर्वाधिक विस्तार है, जबकि दक्षिणी ध्रुव के पास स्थल भाग का विस्तार है। आपने देखा होगा जो दक्षिणी गोलार्ध है, दक्षिणी ध्रुव, उसके आसपास स्थल भाग का विस्तार अर्थात जो अंटार्कटिका महाद्वीप है वह दक्षिणी ध्रुव के समीप विस्तृत है, फैला हुआ है। ठीक है, आगे महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति के जो प्रमुख सिद्धांत हैं कौन कौन से बताए गए हैं। सबसे पहले वायव्य कुंडलाकार निहारिका परिकल्पना, वायव्य कुंडलाकार निहारिका परिकल्पना
इस सिद्धांत का प्रतिपादन लॉर्ड केल्विन, ठीक है मित्रों, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड केल्विन के द्वारा किया गया। लॉर्ड केल्विन के अनुसार पृथ्वी प्रारंभ में एक गर्म गैस का गोला थी और वह धीरे धीरे क्या होती गई? शीतल होती गई। शीतल होने के पश्चात जब धरातल में संकुचन आया तो संकुचन के कारण जो ऊपर उठा हुआ भाग वह स्थलखंड के रूप में निर्मित हुआ और जो नीचे दबा हुआ रह गया उस नीचे धंसे हुए भाग में जल वाष्प के कारण क्या हो गया? वह जलमग्न हो गया। ऐसे ऊपर उठे हुए स्थलखंड को लॉर्ड केल्विन के इस सिद्धांत के अनुसार महाद्वीप की संज्ञा दी गई और नीचे धंसे हुए भाग को, जहाँ पर जलीय भाग फैला हुआ है, उसे महासागरों की संज्ञा दी गई। लेकिन यह मत वर्तमान में क्या है? बिल्कुल सही नहीं है। यह मत वर्तमान में मान्य नहीं है, मान्य नहीं है, ठीक है ना। अगला है इसके बाद में लेपवर्थ एवं लव की परिकल्पना। लेपवर्थ एवं लव की परिकल्पना। देखिए मित्रों, लेपवर्थ के अनुसार महासागर और महाद्वीपों की उत्पत्ति का मुख्य कारण पृथ्वी की, महासागरों एवं महाद्वीपों की उत्पत्ति का मुख्य कारण पृथ्वी के ऊपरी धरातल, पृथ्वी के ऊपरी धरातल पर बड़े वलन की क्रिया का होना बताया जाता है, ठीक है। लेपवर्थ और लव की परिकल्पना के अनुसार महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति का कारण पृथ्वी के ऊपरी धरातल पर एक बड़े वलन की क्रिया का कारण बताया जाता है कि उस बड़े वलन के कारण ये पृथ्वी पर क्या बने? महाद्वीप और महासागर बना। वलन के परिणाम स्वरूप जो पृथ्वी की परपटी थी उसमें संकुचन होने से ऊपर उठा हुआ भाग महाद्वीप और नीचे धंसा हुआ भाग क्या हुआ? महासागर के रूप में जाना गया। मतलब स्थलखंड में जो अपनति और अभिनति की क्रिया हुई जिसके कारण इन्होंने क्या माना है? महाद्वीप और महासागर की उत्पत्ति मानी है। लेकिन यह सिद्धांत भी वर्तमान में मान्य नहीं है, ठीक है। आगे है चतुष्फलक परिकल्पना। चतुष्फलक परिकल्पना, ठीक है। यह किसके द्वारा दी गई मित्रों? लोथियन ग्रीन के द्वारा चतुष्फलक परिकल्पना दी गई। देखिए मित्रों, चतुष्फलक परिकल्पना क्या है? मित्रों, इस सिद्धांत परिकल्पना के अनुरूप वैज्ञानिकों का जो महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति से संबंधित जो समस्या थी उसके उपाय के लिए पहला प्रयास उन्होंने किया कि एली ड्यूमांट की जो एली ड्यूमांट की एक थ्योरी थी पेंटागोनल डोडेकाहेड्रन
डोडेकाहेड्रन परिकल्पना। पेंटागोनल डोडेकाहेड्रन परिकल्पना, ठीक है, एली ड्यूमांट की परिकल्पना थी, जिसे इस क्षेत्र में पहला प्रयास बताया गया है वैज्ञानिकों के द्वारा। तो उसके बाद में फिर इस सिद्धांत के आधार पर लोथियन-ग्रीन ने इस चतुष्फलक परिकल्पना को क्या माना है, महत्वपूर्ण माना है, ठीक है। तो महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति से संबंधित इस समस्या के समाधान के उपाय के लिए वैज्ञानिकों के कई प्रयास किए गए हैं वैज्ञानिकों के द्वारा, जिनमें एली ड्यूमांट की पेंटागोनल डोडेकाहेड्रन परिकल्पना को पहला प्रयास मानते हुए इस परिकल्पना के अनुरूप लोथियन-ग्रीन ने चतुष्फलक परिकल्पना को क्या किया, महत्वपूर्ण माना, ठीक है। और इसके आधार पर निम्नलिखित तथ्यों को लोथियन-ग्रीन ने स्पष्ट करने का प्रयास किया है। देखिए मित्रों, लोथियन-ग्रीन के द्वारा इस चतुष्फलक परिकल्पना के अनुरूप किन किन प्रकार के प्रयास किए गए और किन तथ्यों को स्पष्ट करने का इनके द्वारा प्रयास किया गया है। इनमें इन्होंने जो पहला तथ्य बताया, पहला तथ्य स्पष्ट करने का प्रयास किया कि उत्तरी गोलार्ध में स्थल और दक्षिणी गोलार्ध में जल की अधिकता पाई जाती है। लोथियन-ग्रीन ने बताया कि उत्तरी गोलार्ध में स्थल एवं दक्षिणी गोलार्ध में जल की अधिकता या बहुलता पाई जाती है, ठीक है। पहला तथ्य इन्होंने स्पष्ट किया, लोथियन-ग्रीन ने अपने चतुष्फलक सिद्धांत के अनुरूप पहला तथ्य स्पष्ट करने का प्रयास करते हुए इन्होंने पहला बताया कि उत्तरी गोलार्ध में स्थल भाग अधिक एवं दक्षिणी गोलार्ध में जलीय भाग की बहुलता पाई जाती है। तथा दूसरा तथ्य बताया इन्होंने कि स्थल और जल का त्रिभुज के रूप में पाया जाना, स्थल और जल का त्रिभुज के रूप में पाया जाना, ठीक है। इन्होंने अपने सिद्धांत के अनुरूप दूसरा तथ्य बताया कि स्थल भाग और जलीय भाग है वो त्रिभुजाकार रूप में पाए जाते हैं। तथा अगला तथ्य इन्होंने बताया कि उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव सागर के चारों ओर स्थल भाग, उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल के चारों ओर क्या है, जल का विस्तार पाया जाता है, ठीक है। नॉर्थ पोल के चारों ओर जल का विस्तार, हाँ मित्रों, चारों ओर जल का विस्तार एवं स्थल भाग ध्रुवों से दूरी पर क्रमबद्ध मेखला के रूप में पाया जाता है, ठीक है। इस प्रकार से इन्होंने ये बताया है। जबकि दक्षिणी गोलार्ध, जो दक्षिणी ध्रुव है, उसके चारों तरफ स्थल भाग का विस्तार पाया जाता है। अगला तथ्य इनके द्वारा बताया गया है कि महाद्वीप और महासागर दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में पाए जाते हैं।
एक दूसरे के विपरीत दिशा में पाए जाते हैं। ठीक है। प्रशांत महासागर का विस्तार जो कि वर्तमान में बहुत अधिक है तथा पृथ्वी के क्षेत्रफल का 1/3 भाग यह घेरे हुए है। प्रशांत महासागर पृथ्वी के क्षेत्रफल का लगभग 1/3 भाग घेरे हुए हैं। ये सब चर्चा किसके द्वारा की गई? लोथियन ग्रीन के द्वारा अपने सिद्धांत के अनुरूप यह तथ्य स्पष्ट किए गए। ठीक है। तो उपर्युक्त तथ्यों को लोथियन ग्रीन ने 1875 ईस्वी में, ठीक है, 1875 ईस्वी में इन तथ्यों को स्पष्ट करते हुए इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है। लोथियन ग्रीन के द्वारा जो चतुष्फलक सिद्धांत या चतुष्फलकीय परिकल्पना दी गई थी वह कब दी गई थी? 1875 में। इन तथ्यों के आधार पर इन्होंने यह सिद्धांत या परिकल्पना का प्रतिपादन किया। लेकिन मित्रों, वर्तमान में यह सिद्धांत भी क्या है? मान्य नहीं है। वर्तमान में यह सिद्धांत भी मान्य नहीं है। ठीक है। कई प्रकार की विद्वानों के द्वारा, कई भूगोलवेताओं के द्वारा चतुष्फलक परिकल्पना का महाद्वीप और महासागरों से संबंधित कई समस्याओं का इस सिद्धांत को सामना करना पड़ा, जिसके कारण लोथियन ग्रीन का यह सिद्धांत भी वर्तमान में मान्य नहीं है। ठीक है। इसके बाद है मित्रों अगला, टेलर का महाद्वीपीय टेलर की महाद्वीपीय प्रवाह परिकल्पना। ठीक है। टेलर ने महाद्वीपीय प्रवाह परिकल्पना का प्रतिपादन किया। F.B. टेलर के द्वारा इस सिद्धांत या परिकल्पना का प्रतिपादन 1908 ईस्वी में किया गया। ठीक है। लेकिन इसका प्रकाशन 1910 ईस्वी में हो पाया। ठीक है। 1910 ईस्वी में हुआ। इन्होंने अपने इस सिद्धांत के अनुरूप टर्सरी युग के मोड़दार वलित पर्वतों की व्याख्या करने के पर्वतों की व्याख्या करने के उद्देश्य से इस सिद्धांत का क्या किया था? प्रतिपादन किया था। इनके सामने यह प्रमुख समस्या थी कि जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में रॉकीज और एंडीज पर्वत श्रेणी है। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में जो रॉकीज और एंडीज पर्वत श्रेणी है वह उत्तर से दक्षिण, यह दोनों ही पर्वत श्रेणियां क्या है? उत्तर से दक्षिण दिशा में फैली हुई है तथा अल्पाइन श्रेणियां, जो अल्पाइन श्रेणियां हैं जिनमें आल्पस काकेशस, अल्पाइन श्रेणियां जिनमें आल्पस काकेशस
एवं हिमालय पर्वत श्रेणियाँ ये क्या है, पूर्व से पश्चिम दिशा में फैली हुई है। ये पूर्व से पश्चिम दिशा में फैली हुई है, जिनकी बारे में इनके फैलाव से संबंधित समस्या का ये क्या चाहते थे, हल चाहते थे। ठीक है, कि टर्सरी युग में जो वलित पर्वत हैं, उन वलित पर्वतों के से संबंधित जो फैलाव है वह उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में उत्तर से दक्षिण दिशा में क्यों है, तथा अल्पाइन श्रेणियां जो आल्पस, काकेशस और हिमालय पर्वत श्रेणियां हैं, इनका विस्तार पूर्व से पश्चिम दिशा में क्यों है। तो इस समस्या को हल करना इनका प्रमुख उद्देश्य था और इसी उद्देश्य से उन्होंने महाद्वीपीय प्रवाह परिकल्पना का प्रतिपादन 1908 ईस्वी में किया, जिसका प्रकाशन 1910 ईस्वी में हुआ। इसी समस्या को सुलझाने के लिए टेलर महोदय ने संकुचन सिद्धांत के विपरीत स्थल विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जो कि टेलर का प्रवाह सिद्धांत एक पहला प्रयास माना जाता है। ठीक है, टेलर का प्रवाह सिद्धांत एक पहला प्रयास माना जाता है इस विषय में। इससे पहले टेलर महोदय से पहले एंटोनियो स्नाइडर स्नाइडर ने 1858 ईस्वी में एंटोनियो स्नाइडर ने 1858 ईस्वी में प्रवाह के विषय में 1858 ईस्वी में प्रवाह के विषय में अपना मत दिया। ठीक है, किस विषय में, प्रवाह से संबंधित विषय में। ठीक है, एंटोनी स्नाइडर के द्वारा यह विचार दिया गया था 1858 ईस्वी में, जिस पर इन्होंने पर्वतों से संबंधित समस्या को सुलझाने के लिए प्रवाह परिकल्पना दी। उसके बाद में 1908 ईस्वी में इसी सिद्धांत के अनुरूप टेलर महोदय ने जो इस सिद्धांत का शुभारंभ किया है वह क्रिटेशियस युग से किया। शुभारंभ टेलर महोदय के द्वारा अपने इस सिद्धांत का शुभारंभ क्रिटेशियस युग से किया। ठीक, क्रिटेशियस युग से किया। उस समय मुख्यतः दो ही स्थल भाग थे। क्रिटेशियस युग में मुख्यतः दो स्थल भाग थे। जिसमें पहला स्थल भाग किस नाम से जाना गया, उत्तरी भाग में या उत्तरी गोलार्ध में गोंडवाना लैंड लोरेशिया या अंगारा लैंड और दक्षिणी ध्रुव या दक्षिणी गोलार्ध में गोंडवाना लैंड। ठीक है, जो कि दक्षिणी ध्रुव के पास स्थित था। प्रारंभिक रूप में दो स्थल भाग इन्होंने माना। उन्होंने यह परिकल्पना की कि महाद्वीपीय भाग टेलर ने यह परिकल्पना की कि जो महाद्वीपीय भाग है, महाद्वीपीय भाग ये क्या है, सियाल। महाद्वीपीय भाग क्या है, सियाल है। ठीक है,
जो कि यह सियाल भाग अर्थात जो स्थल भाग, सियालनुमा स्थल भाग, सियालनुमा स्थल भाग किस पर तैर रहा है? सीमा रूपी महासागर पर तैर रहे हैं। ठीक है, सीमा रूपी महासागर पर तैर रहे हैं, महासागर पर तैर रहे हैं। ठीक है, सीमा पर तैर रहे हैं ये स्थल भाग। इन्होंने स्थल भाग को सियाल और जलीय भाग को सीमा नाम दिया। अर्थात टेलर महोदय के अनुसार महाद्वीपीय भाग, स्थल भाग, सियाल रूपी भाग सीमा रूपी महासागर पर तैर रहे हैं। ठीक है, और इनके अनुरूप इन महाद्वीपों का जो प्रवाह है, महाद्वीपों का प्रवाह है मुख्यतः किस तरफ बताया है? विषुवत रेखा की ओर, विषुवत रेखा की ओर बताया गया है। ठीक है, मुख्यतः विषुवत रेखा की ओर इनका प्रवाह बताया है। किसने? टेलर महोदय ने। ठीक है, तो इनका प्रवाह विषुवत रेखा की ओर है, जिसका मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण क्या है? ज्वारीय बल। ठीक है, प्रारंभ में वापस रिपीट कर देता हूं। इन्होंने अपने महाद्वीपीय प्रवाह परिकल्पना का जो शुभारंभ किया है वो क्रिटेशियस युग से किया, और क्रिटेशियस युग में इन्होंने प्रारंभिक रूप से इनके अनुसार दो स्थल भाग थे। एक तो उत्तरी भाग लॉरेशिया या गोंडवाना लैंड जो कि उत्तरी ध्रुव के समीप, और दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड जो दक्षिणी ध्रुव के समीप विस्तृत था। ये स्थल भाग प्रारंभिक रूप में इन्होंने स्थलीय भागों को सियाल के रूप में माना तथा जलीय भाग सीमा रूपी माने। तो जो स्थलीय भाग थे, स्थलीय भाग या सियाल भाग सीमा रूपी महासागर पर तैर रहे हैं, ऐसा इनका मानना है। और इनका जो प्रवाह है मुख्य रूप से विषुवत रेखा की ओर है। ये स्थलखंड किसकी तरफ प्रवाह कर रहे हैं? विषुवत रेखा की ओर कर रहे हैं। और इनका प्रवाह करने का जो मुख्य कारण है वो क्या है? ज्वारीय बल। ठीक है, ज्वारीय बल के कारण ये क्या है? विषुवत रेखा की ओर प्रवाह कर रहे हैं। ये इन्होंने बताया है अपने सिद्धांत के अनुरूप। ठीक है, तो मित्रों जो विषुवत रेखा की ओर प्रवाह बताया है, इसी को इन्होंने यह भी बताया कि विषुवत रेखा की ओर भी किस तरफ? पश्चिम दिशा की ओर, पश्चिम दिशा की ओर प्रवाह कर रहे हैं ये स्थलखंड। ठीक है, आगे मित्रों इस सिद्धांत को वर्तमान में आंशिक रूप से मान्यता प्रदान की जाती है, और इसी सिद्धांत के अनुरूप आगे चलकर वेगनर महोदय इसी सिद्धांत के अनुरूप अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। अब टेलर के द्वारा जो महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत दिया गया उसकी भी आलोचना हुई कि टर्सरी युग में जो पर्वतों की उत्पत्ति की व्याख्या करना इनका जो प्रमुख उद्देश्य था, इसके लिए उन्होंने महाद्वीपों को बड़े पैमाने पर क्या किया? प्रवाह कराया। ठीक है, जो इनका पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित समस्या का हल करने का उद्देश्य था, उन समस्याओं को हल करने के लिए इन्होंने क्या किया? महाद्वीपों का एक बड़े पैमाने पर प्रवाह करवाया। और निश्चय ही महाद्वीपों के प्रवाह के कारण पर्वतों की बनावट में क्या है? हमें देखने को मिलती है कि स्थल भाग प्रारंभिक रूप से तैर रहे होंगे, इनका मानना था, और उसी के अकॉर्डिंग फिर ये पर्वतों की उत्पत्ति हुई है, और इनका इस प्रकार से फैलाव हुआ होगा, ऐसा इनके द्वारा माना जाता है। ठीक है मित्रों, तो इस प्रकार से टेलर ने यह अपना सिद्धांत मुख्य रूप से पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित समस्या को हल करने का उद्देश्य था, लेकिन यह महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति से संबंधित तथ्यों के लिए भी एक नई विचारधारा बनकर के सामने आया। और यह सिद्धांत
महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति से संबंधित मान्य तो नहीं है, लेकिन एक नई विचारधारा का इसके द्वारा सूत्रपात किया गया। टेलर के महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के अनुरूप एक नई विचारधारा उभर करके सामने आई, जिसी के अकॉर्डिंग आगे चल कर के वेगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ। ठीक है मित्रों, तो आगे चल कर के महाद्वीपीय वेगनर के द्वारा महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। वर्तमान में मित्रों वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत और प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत ही महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति से संबंधित सर्वमान्य सिद्धांत माने जाते हैं। मित्रों इस सिद्धांत की चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।